तो हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्यनिक्स क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बायोलॉजी का वन शॉट चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो पिछले दो लेक्चर जो था वन शॉट चला गया है आपके लिए, तो उम्मीद करते हैं वो आप लेक्चर्स देख रहे होंगे और आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और एकदम एक प्रॉपर तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इसको पढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपके एग्जाम में एग्जामिनेशन के लिए तो आपकी बेनिफिशियल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, शुरू करते हैं भाई। पहले बात समझते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? एक प्रोसेस है जिसकी वजह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने न्यू इंडिविजुअल को क्या करेंगे भाई, बर्थ करेंगे, है ना। तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेंगे उसी के सेम स्पीसीज का, जिस जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा उसी सेम स्पीसीज का क्या करेंगे, वो अपने इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करेंगे। यानी रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होना, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होना, फिर से प्रोड्यूस करना। ठीक है, ये कोई एसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जरूरत बात आता है कि क्यों रिप्रोडक्शन जरूरी है। वाई, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि वाई इज इट इम्पॉर्टेंट। पहली बात आंसर क्या होगा भाई, पहला कि पहली बात तो हमारी जो स्पीसीज की कंटिन्यूटी है वो लगातार बरकरार रहे। कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस क्यों करता है, ताकि जो स्पीसीज है उसकी उसकी जो कंटिन्यूटी है क्या रहे, बनी रहे। यानी कि अगले नेक्स्ट जनरेशन आते जाए, जनरेशन आफ्टर जनरेशन न्यू इंडिविजुअल क्या होते रहे, रिप्रोड्यूस होते रहे। ठीक है, अगला बात, ठीक है, स्पीसीज ऑन अर्थ इट इंक्रीजेस। अच्छा, ये क्या करता है, वेरिएशन क्रिएट करता है किसके अंदर में, डीएनए में, जिसकी वजह से हमें एक स्टेबिलिटी मिलती है स्पीसीज के अंदर में। पहली बात तो वेरिएशन का मतलब क्या होता है। वेरिएशन जो है, वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन का मतलब होता है भिन्न, है ना। आप हर एक इंडिविजुअल जो है, हर एक ऑर्गेनिज्म का इंडिविजुअल जो है एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है। ये अलग हुआ कैसे, क्योंकि यहाँ पे ये सब जो भी ऑर्गेनिज्म है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही क्या होता है, वेरिएशन आना, है ना। तो हम लोग के पास वेरिएशन आ रहा है, और वेरिएशन होता है किसके वजह से है, तो ये वेरिएशन आता है डीएनए की वजह से। डीएनए के अंदर में जो भी चेंज होगा उसकी वजह से क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। ठीक है, आगे देखिए, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट्स एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। क्या कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एग्जैक्ट कॉपी बनाता है? तो बिल्कुल सही बात है भाई, एग्जैक्ट कॉपी बन सकता है कैसे, जो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो क्या करते हैं, अपने एग्जैक्ट कॉपीज बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि समझो यहाँ पे बात करेंगे, ये एक सेल है, सेल के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से खुद का अपना डीएनए है। इसके अंदर हुआ डिवीजन, सेल जब डिवाइड किया तो जो ये सेल, एक सेल से दो सेल यहाँ बन गए, यहाँ पे दो डॉटर सेल बन गया। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जैक्ट कॉपी बन रहा है सेल का, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डीएनए, यानी कि डीएनए को क्या बोला जाता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और वेरिएशन किसकी वजह से आता है, मैंने अभी आपको समझाया है कि वेरिएशन आएगा किसकी वजह से, तो डीएनए में कुछ चेंजेस हो गई जिसकी वजह से वेरिएशन आता है। वेरिएशंस आर द डिफरेंसेस प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज में जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, बेसिकली वही क्या है हमारे, वही हमें वेरिएशन के बारे में समझाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया हुआ है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, नए सेल को बनने को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। यानी कि बेसिकली रेप्लिका का मतलब क्या होता है, कॉपी बनना है किसी भी सेल का। ठीक है, इस अगर सेल का यहाँ पर रेप्लिका बन रहा है तो उसके अंदर जो डीएनए कंटेंट होगा उसका भी रेप्लिका बनेगा, वो भी क्या होगा, कॉपी होगा। यानी कॉपी ऑफ डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए जब कॉपी होगा तो बेसिकली कॉपी क्या हो रहा है, जिस जेनेटिक मटेरियल हमारा कॉपी हो रहा है। और जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होता है, वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर में, है ना। जेनेटिक मटेरियल है क्या, डीएनए है। ठीक है, अगर कहीं एरर हो जाए डीएनए कॉपिंग में, जिसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन होगा चेंज हो जाएगा, है ना, जिसको आप बोल सकते हैं म्यूटेशन होना। डीएनए में आप अगर बोल रहे हो कि एरर है, यानी कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली हो गया म्यूटेशन, है ना। यानी कि कुछ सर्टेन चेंज हो गया डीएनए के सेगमेंट पे, या फिर जीन में कुछ चेंजेस हो गया, या फिर कोई जीन डिलीट हो गया, कोई जीन का डुप्लीकेशन हो गया, कोई नया जीन ऐड हो गया, तो हम इसे बोलेंगे कि डीएनए कॉपिंग में कुछ एरर हो गई, तो इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। और जैसे ही इन्फॉर्मेशन चेंज होगा, यानी कि जीन के अंदर चेंज होगा, तो नया वेरिएशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नए कैरेक्टर का क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट। और नए कैरेक्टर डेवलपमेंट हो क्यों रहा है, क्योंकि डीएनए में हो गया चेंज, और यही चेंज जो होता है बेसिकली क्या कहलाता है, वेरिएशन आता है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर में। तो ये वेरिएशन आ क्यों रहा है, क्योंकि इसलिए आ रहा है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट्स वेरिएशन, ये आपने पढ़ रखा है, एनसीईआरटी में बहुत प्रॉपर तरीके से दे रखा है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट बात आता है कि जरूरत क्या है वेरिएशन का, व्हाई वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट, या फिर व्हाट इज द
इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। पहली बात इंपॉर्टेंस क्या है कि सर्वाइवल है भाई। जितनी ज़्यादा वेरिएशन होगी किसी भी इंडिविजुअल के अंदर में, उसकी सर्वाइबिलिटी की चांसेस क्या होंगी, बहुत ज़्यादा होंगी एज रिस्पेक्ट टू नॉर्मल इंडिविजुअल। ठीक है, पहली बात यहाँ पे लिखा है कि सर्वाइवल ड्यूरिंग इन्वायरमेंटल चेंजेस। मान लो अचानक से इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, है ना, तो जो चेंजिंग जिसके अंदर वेरिएशन प्रेजेंट है, जो चेंज वही चेंजिंग इन्वायरमेंट को क्या करेगा, अडेप्ट कर पाएगा, और जिसकी वजह से उसकी सर्वाइबिलिटी की चांसेस क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंट एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीसीज। वेरिएशन क्या करता है, किसी भी स्पीसीज को एक्सटिंक्ट होने से बचाता है कि नहीं। वेरिएशन क्या करेगा, किसी भी स्पीसीज को एक्सटिंक्ट करने से बचाएगा, यानी कि बेसिकली वेरिएशन क्या कर रहा है, उस स्पीसीज को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से वो किसी भी चेंजिंग इन्वायरमेंट में क्या रख सकता है, खुद को स्टेबल रख सकता है। ठीक है, आगे देखो, हेल्प इन इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, है ना। तो वेरिएशन की वजह से जो भी स्पीसीज है वो लोग क्या कर रहे हैं, वो सब स्पीसीज इवॉल्व कर रहे हैं ना, यानी कि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज। डीएनए के सेगमेंट के अंदर चेंज हुआ, यानी कि जीन के अंदर में चेंज हुआ, यानी कि जो आरएनए बनेगा उसके अंदर चेंज होगा, यानी कि जो प्रोटीन बनेगा फिर उसके अंदर चेंज होगा। प्रोटीन के अंदर चेंज होगा तो जो कैरेक्टर हो रहा है वो भी कैरेक्टर आपका चेंज हो जाएगा। कैरेक्टर अगर चेंज हो रहा है तो वेरिएशन आ गया, और वेरिएशन आ गया तो नया स्पीसीज क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया। आगे क्या है, वेरिएशन ऑफ डीएनए रिजल्ट इन द वेरिएशन ऑफ स्पीसीज एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। डीएनए के अंदर में अगर वेरिएशन हुआ तो भाई वही बात है कि अलग वैरायटी की स्पीसीज बनेगी और फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या, एक नया स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दे रखा है, जरा समझिए। एग्जांपल यहाँ दे रखा है भाई कि पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, एक वाटर है जिसके अंदर में कुछ बैक्टीरिया का पॉपुलेशन है। ठीक है, मान लेते हैं कि धीरे धीरे जो है ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग लगातार क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से जो वाटर है उसका भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ज्यादातर बैक्टीरिया क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। ये ज्यादातर बैक्टीरिया मर क्यों रही है, क्योंकि उनके पास कोई वेरिएशन प्रेजेंट नहीं है, वो उनके पास ऐसा जीन प्रेजेंट नहीं है जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाए। लेकिन जिस बैक्टीरिया के पास वेरिएशन होगा, नॉन बैक्टीरिया से जो बैक्टीरिया है अलग होगा, यानी कि उसके पास अगर जीन प्रेजेंट होगा हाई टेम्परेचर को क्या करने के लिए, हाई टेम्परेचर को आपको रेगुलेट करने के लिए, तो वो जो बैक्टीरिया होगा सर्वाइव कर जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहा है कि ओनली मतलब मोस्ट बैक्टीरिया क्या है, डाई हो गया, लेकिन जो कुछ वेरिएशन प्रेजेंट है बैक्टीरिया पे वो क्या कर सकते हैं, लीव रह सकते हैं हाई टेम्परेचर पे भी, है ना, वहाँ पे उनकी सर्वाइबिलिटी बढ़ जाती है, और दे रिप्रोड्यूस एंड स्पीसीज ग्रो फर्दर। और वही बैक्टीरिया जिनके पास वेरिएशन प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, फर्दर रिप्रोड्यूस करेंगे और अपने जो बैक्टीरियल की जो कॉलोनी होती है, जो बैक्टीरिया का नंबर होगा उसको इंक्रीज करेंगे। लेकिन जो नॉर्मल बैक्टीरिया है वो तो मर जाएंगे क्योंकि हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए वेरिएशन जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो दो तरह का रिप्रोडक्शन है भाई। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ना कोई, अगर कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, नो फर्टिलाइजेशन। ऑफस्प्रिंग जो बनेंगे वो क्या होंगे, यूजुअली जेनेटिकली सिमिलर होंगे, यानी कि ठीक है आइडेंटिकल यहाँ पे क्या हो सकते हैं, आपके यहाँ पे आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, है ना, सिमिलर जेनेटिकल मतलब जो भी जीन होगा वो उसके अकॉर्डिंग सिमिलर आपके ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे आपको पढ़ना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना है फिजन, पहला पढ़ना है बाइनरी फिजन, ठीक है, फिर पढ़ना है आपको फ्रैगमेंटेशन, फिर पढ़ना है रीजनरेशन, फिर पढ़ना है बडिंग, फिर पढ़ना है स्पोर फॉर्मेशन, और फिर आपको समझना है किसके बारे में, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सबको एक एक करके यहाँ पे डील करेंगे आगे थोड़ी देर में, नेक्स्ट स्लाइड में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो जबकि एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, जबकि यहाँ पे क्या होगा, दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, अपने जो भी मेल पेरेंट होगा फीमेल पेरेंट होगा अपने गैमेट्स को बनाएंगे, और अगर गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, गैमेट्स का फ्यूजन होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगा, और फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज होकर क्या बनाएंगे, जाइगोट, और जाइगोट बेसिकली क्या बनेगा आगे जाके, इम्ब्रियो बनेगा, यानी कि बेसिकली क्या बन जाएगा, ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड। और जो भी यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो क्या होंगे, जेनेटिकली डिसिमिलर होंगे। डिसिमिलर क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है ना, बोथ पेरेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, और बोथ पेरेंट्स अगर इन्वॉल्व है तो इनके क्या है, डीएनए दोनों के अलग अलग डीएनए आपस में क्या कर रहे हैं, रिकम्बाइन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग के अंदर में क्या आएगा, वेरिएशन आएगा, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग होगा वो जेनेटिकली डिसिमिलर होगा, है ना, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको कैसे क्या पढ़ना है, हम लोग को इस सिलेबस में क्या डील करना है, हमको पढ़ना है पहले रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ना है हमें, और उसके बाद हमें पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसको डील करेंगे तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला चीज पढ़ने जा रहे हैं फिजन। फिजन क्या है, जनरली पहले करता कौन है, ये सारे जो भी जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो सेल डिवीजन होता है या फिर जो फिजन होता है, ये क्या है, एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे होता कहाँ पे है फिजन, किसके अंदर देखने को मिलेगा, तो आपको बैक्टीरिया के अंदर मिलेगा और साथ में प्रोटोजोअन्स जो भी होते हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलता है फिजन। जैसे कि अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। बाइनरी फिजन होता है अमीबा में, आपने पढ़ा है, आप रिवीजन करते रहो, जो मैं बोल रहा हूँ आपको सुनते रहो। ठीक है, कान में आराम से सुनते रहो, आपका पूरा पूरा यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। बाइनरी फिजन होगा अमीबा में, स्प्लिटिंग होगा किसका, सेल्स का, और ये किसी भी प्लेन में ये क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये जो डिवीजन है ये किसी भी प्लेन में पॉसिबल है। ठीक है, पेरेंट सेल क्या करता है, डिवाइड करता है इनटू 2 डॉटर सेल। ये रहा पेरेंट सेल हमारा, ये जो है हमारा पेरेंट सेल है, और पेरेंट सेल देखो 2 डॉटर सेल का यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा है। ये रहा पेरेंट सेल, जिसकी वजह से यहाँ पे फाइनली 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके एनसीईआरटी में दिया लेशमानिया। लेशमानिया भी क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसके पास एक व्हिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो बाइनरी फ्यूजन हो रहा होता है किसी एक फिक्स प्लेन में होता है। ठीक है, ये जो प्लेन है किस कैसे आप डिसाइड करते हैं, तो ये व्हिप जो स्ट्रक्चर है ना, इसकी वजह से प्लेन का डिटरमिनेशन होता है कि किस प्लेन में डिवाइड करेगा ये, इन रिलेशन विथ व्हिप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन। यहाँ पे कौन सा फ्यूजन देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे देखने को मिलेगा लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। अगर ये लेशमानिया किसी भी हमारे हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर जाए तो बेसिकली यहाँ पे एक डिजीज कॉज करते हैं ये लोग, जिसको बोलते हैं काला अजहर या फिर इसको बोलते हैं ब्लैक फीवर, है ना। ये हमारे बॉडी में अगर एंटर कर गया लेशमानिया तो हमको क्या करेंगे भाई, हमारे अंदर एक डिजीज कॉज करेंगे, जिसको बोलते हैं काला अजहर या फिर ब्लैक फीवर। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, डिवाइड कैसे करता है, मल्टीपल फीजन है ना। ठीक है, और ये क्या है, मलेरियल पैरासाइट है। पैरासाइट का मतलब क्या होता है, वैसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं हमारे अंदर, और यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली मलेरिया, ये लोग मलेरिया कॉज करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया फिजन कहाँ कहाँ होता है, अमीबा में होता है, लेशमानिया में होता है और प्लाज्मोडियम में होता है। यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन होता है अमीबा में, और लेशमानिया में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। ठीक है, लेशमानिया में अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए तो बोलोगे आप लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन होता है। प्लाज्मोडियम में आपको मल्टीपल फ्यूजन देखने को मिलता है और ये मलेरियल पैरासाइट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर होता है, तो फ्रेगमेंटेशन होता है स्पाइरोगैरा के अंदर में, है ना। फ्रेगमेंटेशन कहाँ देखने मिलेगा, स्पाइरोगैरा में। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि टुकड़ों में टूट जाना, हर एक टुकड़ा यानी कि हर एक पीस आपको क्या करेगा, एक पूरा का पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेबिलिटी रखता है ना। तो ये देखो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, यहाँ पे फ्रेगमेंट्स में डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे फ्रेगमेंट्स में टूट रहे हैं। ये मान लो पेरेंट सेल है, ये इसका फ्रेगमेंट्स हो रहा है, टूट गया देखो फ्रेगमेंट्स में। तो फ्रेगमेंट एक वन यहाँ पे ग्रो करके पूरा प्लांट बॉडी पूरा ये एनिमल का बॉडी बना दिया। दूसरा फ्रेगमेंट भी ग्रो होकर पूरा बॉडी बना रहा है, तीसरा फ्रेगमेंट भी यहाँ पे ग्रो होकर पूरा बॉडी बना दिया है। यानी कि फ्रेगमेंटेशन कहाँ देखने को मिलता है आपको, एग्जाम्पल याद क्या रखोगे, स्पाइरोगाइरा में। नेक्स्ट क्या है भाई, रीजनरेशन इन प्लैनेरियम। रीजनरेशन कहाँ देखने को मिलेगा तुम्हें, तो रीजनरेशन तुम्हें देखने को मिलेगा प्लैनेरिया के अंदर में, है ना। ध्यान रखना है कि आपको प्लैनेरिया में रीजनरेशन देखने को मिलता है। इफ द इंडिविजुअल इज कट, अगर आप किसी भी इंडिविजुअल को कट कर दोगे मेनी पीसेस में, तो हर एक पीसेस क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रो करेंगे, अलग अलग सेपरेट इंडिविजुअल बनाने की यहाँ पे कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है, रीजनरेशन को कैरी करते हैं बाय स्पेशलाइज सेल्स। यहाँ पे देखो ये एक क्या है, प्लैनेरिया है, और इसको क्या कर दिया गया, पीसेस में काट दिया गया। और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही पीसेस में यहाँ पे कट जाएंगे, यहाँ पे पीसेस में जैसे कट गए तो ये पीसेस क्या करते हैं, पूरे के पूरे एनिमल बॉडी को फॉर्मेशन, पूरे के पूरे एनिमल बॉडी को क्या करते हैं, वापस से क्या करेंगे, रीजनरेट करा देंगे। तो यहाँ पे पीसेस देखो पूरा पूरा यहाँ पे एनिमल बॉडी को रीजनरेट कर दिया, प्लैनेरिया के अंदर में देखने को मिलेगा। एग्जांपल आपको याद रखना है कहाँ पे, प्लैनेरिया और हाइड्रा में रीजनरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, जबकि फ्रेगमेंटेशन कहाँ देखने को मिलता है, स्पाइरोगाइरा में। आगे देखो आगे देखो आगे देखो। नेक्स्ट क्या है, बडिंग। बडिंग कहाँ देखने को मिलेगा, बडिंग मिलेगा आपको हाइड्रा में देखने को, है ना। हाइड्रा क्या बेसिकली होता है, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कुछ बातें लिख रखी है, जरा समझो। यहाँ पे यूज रीजेनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन। जो हाइड्रा होते हैं उनके पास प्रेजेंट होता है रीजेनरेटिव सेल्स, जिसको वो यूज करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। रिपीटेड सेल डिवीजन यहाँ पे देखने को मिलता है किसी भी एक स्पेसिफिक साइट पे, है ना। कोई एक स्पेसिफिक साइट होगा, वहां पे रिपीटेड सेल डिवीजन होने लगेगा। मान लो यहाँ पे एक साइट है, यहाँ पे रिपीटेड सेल डिवीजन होने लगेगा, लगातार सेल डिवीजन हो रहा है।
जिसकी वजह से एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे धीरे धीरे करके यहाँ पे एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, बड्स बोलते हैं ना, इसी को हम बोलते हैं बड्स, बड का डेवलपमेंट हो रहा है। अब यही जो बड है वो डेवलप हो जाता है एक टाइनी इंडिविजुअल में। देखो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिविजुअल धीरे धीरे यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहे हैं, फॉर्मेशन हो रहा है और धीरे धीरे करके पूरा का पूरा यहाँ पे एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर दिया गया है। समझ में आया, ठीक है। तो बड क्या करेगा, एक टाइनी इंडिविजुअल में डेवलप होगा और फिर जैसे ही ये मैच्योर होगा, मैच्योरिटी आते ही ये डिटैच हो जाएगा किससे, पेरेंट सेल से या पेरेंट बॉडी से डिटैच होके न्यू इंडिविजुअल में आपको बना देगा, ठीक है। एग्जांपल क्या है भाई, हाइड्रा और ईस्ट। तो आपको बड़ी कहाँ देखने को मिलेगा, हाइड्रा में, और साथ में देखने को मिलेगा ईस्ट में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि स्पोर का फॉर्मेशन ना कहाँ देखने को मिलेगा आपको, राइजोपस है ना, राइबोजोपस या फिर इसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। राइजोपस बोलते तो ब्रेड मोल्ड, और ये ब्रेड मोल्ड कहाँ देखने को मिलता है, किसकी वजह से होता है, तो बेसिकली होता है ये फंगस के ऊपर। ब्रेड फंगस करते हैं क्या आपको, ये स्पोर फॉर्मेशन करवाते हैं। कहाँ पे फॉर्मेशन होता है स्पोर फॉर्मेशन, ब्रेड पे होता है। ब्रेड पे अगर छोड़ दो, ब्रेड लाके छोड़ दो घर में खुला, तो वहाँ पे आपको फंगस देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन होगा। स्पोर्स, यहाँ पे कुछ बातें लिखी, जरा समझिए इस बात को कि स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल। स्पोर्स जो होते हैं यहाँ पे देखो, ये जो स्पोर्स हैं ये किससे कवर्ड है, ये यहाँ पे थिक वॉल से कवर्ड है। इसी के अंदर हमारे भर रखे हैं छोटे छोटे टाइनी क्या स्पोर्स भर रखे हैं, थिक वॉल, और प्रोटेक्ट करते हैं किससे, ये जो थिक वॉल है, ये प्रोटेक्ट करेगा किससे, अनफेवरेबल जब भी कंडीशन होगा उससे थिक वॉल स्पोर्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगा स्पोर को, अब ये जो थिक वॉल है क्या हो जाएगा, रप्चर होगा। कौन सा फेवरेबल कंडीशन बोला जा रहा है, तो मॉइस्चर, टेम्परेचर और न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल जाएगा, तो स्पोर क्या करेंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे और स्मॉल न्यू इंडिविजुअल आपके बना देंगे, जिसको हम बोलते हैं राइजोपस। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, ये जो थिक वॉल है स्पोर का, वो क्या होगा, रप्चर होगा, फटेगा, और इसके अंदर से जो स्पोर्स हैं वो क्या आएंगे, बाहर आएंगे। और बाहर आने के बाद फिर यहाँ पे मानकर चलो ब्रेड मोल्ड है, इसी पे हमारे जो स्पोर्स आगे गिर रहे हैं, और फिर से ये वापस से राइजोपस का फॉर्मेशन करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि बताइए एडवांटेजेस क्या है स्पोर फॉर्मेशन का, तो देखो एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पोर्स आर वेरी लाइट। पहली बात एडवांटेज क्या है कि स्पोर्स क्या होते हैं, बहुत लाइट वेट के होते हैं, ठीक है, और ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, और एक बार में लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स का प्रोडक्शन किया जा सकता है किसी भी एक सिंगल टाइम पे, है ना। 3 यहाँ पे एडवांटेजेस है। स्पोर कैसे होते हैं, लाइट होते हैं और लाइट वेट के होते हैं, और कैसे होते हैं, इजीली ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक प्लेस से दूसरी जगह। लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं एक सिंगल टाइम में, ठीक है। ये कुछ एडवांटेजेस हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लास्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहाँ देखने को मिलता है, आपको मिलेगा प्लांट्स के अंदर में देखेंगे। जैसे कि आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कराते हो, उसका रूट पकड़ के काटोगे, लगा दोगे, स्टेम को लगा दोगे, है ना, लीव्स से आप क्या करोगे, पूरा का पूरा नया इंडिविजुअल का डेवलपमेंट करा लेते हो। जैसे कि कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है भाई, एग्जांपल जैसे कि स्टेम के अंदर में, स्टेम से आप क्या बना सकते हो, आप पोटैटो का स्टेम, एक पोटैटो का स्टेम यूज करके बहुत सारे पोटैटो बना सकते हो, जिंजर बना सकते हो, वैसे ही ओनियन बना सकते हो। इनका स्टेम यूज करिए और लगातार आप इनको एसेक्सुअली क्या बना सकते हो, रिप्रोड्यूस करा सकते हो। रूट का यूज करोगे, जैसे कि स्वीट पोटैटो बना लोगे। लीफ से आप क्या करोगे, जो ब्रायोफाइटा है उसके लीफ से नए ब्रायोफाइटा का फॉर्मेशन करा सकते हो आप लोग। पोटैटो में देखो यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेम देखने को मिलता है, ठीक है। बर्ड्स प्रोड्यूस होता है किसके में, नॉचेस में, किनारे में, है ना, अलॉन्ग विद द लीफ मार्जिन पे यहाँ पे बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है किसमें, ब्रायोफाइट्स में, ठीक है। और जैसे ही ये जमीन पे गिरेंगे, नए इंडिविजुअल को या फिर नए प्लांट को डेवलप करा देंगे, ठीक है। स्वीट पोटैटो में अभी मैंने आपको बताया, स्वीट पोटैटो में आपको रूट से आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा। कुछ यहाँ पे आर्टिफिशियल मेथड दे रखा है, जरा नीचे समझ लीजिए भाई। आर्टिफिशियल मेथड में देखो यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे हो रहा है, यहाँ पे इस टहनी को पकड़ के यहाँ पे नीचे की तरफ सॉइल के अंदर में डाल दिया जा रहा है ना, और सॉइल में डलते ही यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे सॉइल में इसको नीचे की तरफ यहाँ पे क्या किया जा रहा है, लेयरिंग कर दी जा रही है। तो लेयरिंग करते ही यहीं से आपका रूट्स का फॉर्मेशन होगा, और फिर कुछ समय बाद यही नया प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेयरिंग, है ना। इस स्टेम को पकड़ के हमने क्या कर दिया, सॉइल के अंदर में डाल दिया, लेयरिंग कर दी, और जिसकी वजह से नया प्लांट हमारा बन गया। दूसरा होता है आर्टिफिशियल मेथड, ग्राफ्टिंग। हम क्या करेंगे, किसी भी प्लांट या फिर रोज के प्लांट को पकड़ के ऐसे बीच में से काट देते हैं, और काटने के बाद फिर उसको क्या कर दिया जाता है, ऐसे यहाँ पे आपको क्या करोगे, ग्राफ्ट कर दोगे, बांध दोगे, ठीक है। कुछ समय बाद ये पूरा का पूरा क्या कर देगा, एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा। आगे क्या है, कटिंग। एक कटिंग क्या की जाती है, आप इसके पार्ट्स को सीधे काट दो, ऐसे काट दोगे इस फूल को, तो कुछ समय बाद ये एक नया फ्लावर बना लेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा क्या,
आपसे पूछा जाता है कि बताइए क्या एडवांटेजेस होते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन के। तो पहला एडवांटेज क्या है भाई, कि पहला एडवांटेज हमारा ये है कि ये बियर करते हैं फ्रूट्स फ्लावर अर्लियर देन दोज प्रोड्यूसिंग फ्रॉम सीड। ये समय से पहले क्या करेंगे, फ्लावर्स का फॉर्मेशन करा लेंगे, ठीक है, और साथ ही में फ्रूट्स का फॉर्मेशन करा लेंगे समय से पहले। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, एक ज़्यादा रैपिड और आसान और एक सस्ता तरीका है, ठीक है, जिससे आप प्लांट्स की संख्या को बढ़ा सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं लेयरिंग में, ग्राफ्टिंग में, प्लांट को ग्रो कराने के लिए। जैसे कि हमारा कौन कौन हो गया, जैसे कि शुगर केन हो गया, रोजेस हो गया, ग्रेप्स हो गया, हम लोग ग्राफ्टिंग का यूज़ करते हैं, लेयरिंग का यूज़ करते हैं इन प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए, ठीक है। मेक्स पॉसिबल द प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। वो प्लांट जो सीड प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है उनके अंदर खत्म हो गई, तो बेसिकली आप उनको क्या करोगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू आप उनको रिप्रोड्यूस करवा सकते हो। जैसे किसके इसके अंदर में, फॉर एग्जाम्पल बनाना हो गया, एग्जाम्पल में हमारा क्या हो गया, बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, है ना, और रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, है ना। इससे आप क्या करोगे, नए प्लांट्स के यहाँ पे फॉर्मेशन करा लोगे, ठीक है, क्योंकि इनके मान लो इनके अंदर कैपेसिटी खत्म हो गई सीड प्रोड्यूस कराने की, तो आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू इनका रिप्रोडक्शन करा सकते हो। नेक्स्ट क्या है भाई, कि प्लांट प्रोड्यूस जो होते हैं यहाँ पे, जो ये सब सारे क्या होंगे, जेनेटिकली सिमिलर होंगे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। और पेरेंट प्लांट जेनेटिकली सिमिलर किससे होंगे, पेरेंट प्लांट से, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से सिमिलर होंगे, ठीक है। डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ फ्रूट्स कैन बी मेंटेन। जो भी हमें फ्रूट चाहिए, जो भी वैरायटी का हमें फ्रूट चाहिए, उसको हम लोग आसानी से मेंटेन करवा सकते हैं लगातार वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, जिस वैरायटी का मुझे फ्रूट चाहिए तो, ठीक है। एग्जांपल में यहाँ पे लिख रखा है कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो भाई शुगर केन के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन करा सकते हो, पोटैटो, जिंजर, ऑनियन, जैस्मिन, ग्रेप्स, बनाना, स्वीट पोटैटो एंड ब्रायोफाइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब आगे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है, एसेक्सुअल का वाला पार्ट हमारा कवर अप हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद शुरू करते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया जाए तो आपको अभी बताया था कुछ देर पहले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो गैमेट का फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों है। पहली बात तो मैंने आपको बताया वेरिएशन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत की है, क्योंकि यहाँ पे दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है एक ही स्पीसीज के अंदर में, ठीक है। और वेरिएशन की वजह से हमारे जो सर्वाइबिलिटी की जो चांस होती है वो क्या आ जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास ज्यादा वैरायटी के पॉपुलेशन देखने को मिलेंगे, अलग अलग वैरायटी के पॉपुलेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है, एक ही स्पीसीज के। अब देखो भाई यहाँ पे देखो, गैमेट इज अ रिप्रोडक्टिव सेल्स और सेक्स सेल्स आल्सो कॉल्ड एज जर्म सेल्स। गैमेट्स क्या होते हैं, गैमेट्स के बारे में अगर पूछा जाए तो बेसिकली ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं, या फिर इसी को हम लोग कभी कभी क्या बोल देते हैं, जर्म सेल्स बोल जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा मेल गैमेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म है, मेल गैमेट है हमारा स्पर्म। यहाँ पे जबकि फीमेल गैमेट कौन है, ये मान लो है ओवा बोल लो, या फिर ओवम बोल लो, या फिर आप इसी को क्या बोलते हो, एग बोलते हो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, ये दोनों फ्यूज कर रहे हैं, स्पर्म ने जाकर किसको फर्टिलाइज कर दिया, स्पर्म ने जाकर फर्टिलाइज कर दिया, फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ पे ओवा को एग को फर्टिलाइज कर दिया, तो फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या बना, यहाँ पे जाइगोट बना, और जाइगोट फिर फर्दर यहाँ पे क्या हुआ, डेवलपमेंट होगा, है ना, यहाँ पे फर्दर माइटोसिस होने लगता है, जिसकी वजह से फर्दर यहाँ पे सेल डिवीजन होने लगता है, ठीक है ना। और जो जाइगोट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जाइगोट हमारा कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ह्यूमन हमारे अंदर बात करेंगे तो कितना पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो हमारे अंदर में ह्यूमन के केस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी कि टोटल पेयर है ये, यानी कि 23 इंटू 2 यानी कितना क्रोमोसोम हो जाएगा, 46 क्रोमोसोम हमारे ह्यूमन के अंदर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मेल पेरेंट्स के पास देखो, एक मेल पेरेंट एक फीमेल पेरेंट है, तो हम लोग इनके पास भी 46 क्रोमोसोम, इसके पास भी 46 क्रोमोसोम। अब यहाँ पे हो रहा है मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, यानी कि जो क्रोमोसोम नंबर जितना है उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा आधा, यानी कि 46 क्रोमोसोम है, तो इस यहाँ पे आधा हो गया 23 क्रोमोसोम। यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी हो रहा है क्या, मियोसिस, क्योंकि आपको एक बात समझ में आना चाहिए, आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि मियोसिस कहाँ होता है, मियोसिस होता है सेक्स मतलब सेक्स सेल्स में, यानी कि गैमेट्स में। तो यहाँ पे भी मियोसिस हुआ, यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम से क्रोमोसोम नंबर आधी हो जाएगी 23। अब ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है फर्टिलाइजेशन हुआ, तो यहाँ पे वापस से जो हो गया 46 क्रोमोसोम हो गया किसके अंदर में, ये हो गया जाइगोट के अंदर में वापस से 46 क्रोमोसोम, है ना, क्रोमोसोम नंबर मेंटेन हो गया। आगे बढ़ो भाई, स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पहले फ्लावर के पार्ट समझो भाई, फ्लावर के पार्ट्स पे पहले बात करेंगे। तो नीचे की तरफ सबसे पहले ये क्या होता है, यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक बोला जाता है।
स्टार्क से यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इसको बोलते हैं रिसेप्टेकल, रिसेप्टेकल से यहाँ पे नीचे की तरफ से निकला है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेपल। मेन पार्ट आपके यहाँ पे ध्यान रखना, ये है सेपल, ठीक है। सेपल के बाद देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको दिखेगा क्या, ये जो लाल लाल है ना, पिंकिश पिंकिश जो तुम्हें या फिर रेडिश रेडिश दिख रहा है, ये बेसिकली क्या है, ये हमारा पेटल। ये क्या है बेसिकली, ये है सारे पेटल्स, ठीक है। पेटल्स के बाद यहाँ पे ये सेपल होगा, ये पेटल होगा, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन एसेंशियल रोल्स बोलते हैं ना। नॉन एसेंशियल होल्स बोलने का मतलब ये फ्लावर के जो पार्ट हैं रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब कुछ होते हैं एसेंशियल रोल, जैसे कि हमारा हो गया एंथर, है ना, और हमारा हो गया स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, जिसको बोलते हैं एंथर या स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, है ना, या फिर आप बोलते हैं पिस्टिल। एंथर या फिर पिस्टिल क्या होता है, एसेंशियल रोल्स होते हैं, यानी कि फ्लावर के वो पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। आगे देखो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लांट को क्या बोलते हैं, हमारा जो है फ्लावर है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है, फ्लावर है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेमन। स्टेमन के अंदर ही हमें क्या देखने को मिलता है, एंथर देखने को मिलता है, और साथ में क्या देखने को मिलेगा, फिलामेंट, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कार्पेल या फिर पिस्टिल। कार्पेल या फिर पिस्टिल यानी कि इसके अंदर 3 हिस्से होते हैं, एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल, और एक होता है हमारा ओवरी। 3 हिस्से हो गए किसके, पिस्टिल के। बाइसेक्सुअल फ्लावर कहने का मतलब वैसे फ्लावर जिनके पास दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है ना, यानी कि आपके पिस्टिल भी प्रेजेंट है, कार्पेल या पिस्टिल, और साथ में आपके क्या प्रेजेंट है, स्टेमन भी प्रेजेंट है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर कंटेन्स बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल। जैसे कि हमारा एग्जांपल क्या हो गया, हिबिस्कस प्लांट हो गया, एग्जांपल याद रखना है, हिबिस्कस प्लांट हो गया, चाइना रोज हो गया, और मस्टर्ड हो गया। ये सारे के सारे क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहने का मतलब वैसे फ्लावर जिनके पास सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, चाहे वो स्टेमन हो चाहे वो पिस्टिल हो। एग्जांपल में जैसे कि क्या होगा, स्टेमन में एग्जांपल में हो गया हमारा पपाया और वाटरमेलन, ठीक है। चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेमन के बारे में बात करेंगे तो हमारा स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसका, फ्लावर का। स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। स्टेमन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एंथर और फिलामेंट। तो ये जो ऊपर की तरफ दिख रहा है ये क्या है, ये है एंथर, है ना, जिसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन, और नीचे की तरफ ये क्या है आपका फिलामेंट, है ना। एक सेकंड, ओके, ये पोलन ट्यूब है, एक मिनट जाना बेटा, ये क्या है आप समझ लो, पोलन ट्यूब का है। पहले समझो स्टेमन के बारे में बात करेंगे तो स्टेमन का 2 हिस्सा आएगा भैया, एक है हमारा हो गया एंथर और एक हो गया हमारा फिलामेंट। तो जो एंथर है इसी के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, एंथर के अंदर ही हमारा प्रेजेंट होता है क्या, पोलन ग्रेन। एंथर के अंदर ही प्रेजेंट होता है हमारा पोलन ग्रेन, ठीक है। तो जरा देखो ये है पोलन ग्रेन, ठीक है, और इसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हालांकि आपको क्लास 12 में समझना है, हालांकि ये आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी में हल्का सा इसके बारे में आपको बताया है, जरा समझो। यहाँ पे 2 सेल्स प्रेजेंट होता है, एक होता है जेनरेटिव सेल, एक सेल है जेनरेटिव सेल, और एक सेल है हमारा वेजिटेटिव सेल। एक मिनट जरा समझिए भाई, एक सेल है जेनरेटिव सेल और एक सेल है हमारा वेजिटेटिव सेल, है ना। तो जेनरेटिव सेल क्या करेगा, जेनरेटिव सेल आपके दो मेल गैमेट बनाता है ना। वेजिटेटिव सेल क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेजिटेटिव सेल हमारा 2 मेल गैमेट बना देता है, 2 मेल गैमेट्स, है ना। और जो जेनेटिव सेल है ये बेसिकली क्या बनाता है, आपका ट्यूब बनाता है ना। ये जो ट्यूब दिख रहा है ये बनाता है। तो क्या होता है कि जो हमारे जो फ्लावर्स होते हैं बेसिकली उनको बोलते हैं, ये मतलब किस प्लांट मिलते हैं उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स बोलते हैं। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं उनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर कोई ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं जिसकी वजह से मूव कर सके, यानी कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन के अंदर कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो मूवमेंट पॉलन ग्रेन का हो कैसे रहा है, तो पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन की वजह से ही। ये जो है ना, ये जो स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है इसे हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब। ये है पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब बनाता कौन है, तो पॉलन ट्यूब बनाता है वेजिटेटिव सेल। तो पॉलन ट्यूब जब भी ये पॉलन ग्रेन कहाँ जाकर लैंड करता है, ये पॉलन ग्रेन जैसे लैंड करेगा स्टिग्मा के ऊपर, ये है स्टिग्मा, तो यहीं से पॉलन ग्रेन से क्या बनेगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कहाँ इंटर कर जाता है, सीधे हमारे ओवरी में इंटर कर जाता है। ये पॉलन ट्यूब कहाँ इंटर कर जाता है, ओवरी में, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब बनता है किससे, तो पॉलन ग्रेन से बनता है। बनाता कौन है, तो वेजिटेटिव सेल बनाता है। और ये जो दो मेल गैमेट तुम्हें दिख रहा है, इसको बोला जा रहा है 2 स्पर्म न्यूक्लिया, ये कौन बना रहा है, ये बना रहा है जेनेटिव सेल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंथर क्या करता है, एंथर करता है प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स, जिसके जो कंसिस्ट करता है मेल गैमेट्स के अंदर। हालांकि 2 मेल गैमेट्स होता है स्पेसिफिकली अगर बात करेंगे तो। ये आप क्लास 12 में समझ में ना, आप खाली इतना समझना है कि ये मेल गैमेट्स बनाता है। फिलामेंट क्या करता है, फॉर्म करता है स्टॉक ऑफ द, फिलामेंट क्या करेगा, स्टॉक बनाएगा। मान के चलो देखो ऐसे था ये फिलामेंट, और ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉलन ग्रेन। तो ये बेसिकली क्या है, ये है फिलामेंट,
ठीक है, जो क्या बना रहा है, स्टॉक बना रहा है किसका, ये एंथर का, और यहाँ पे प्रेजेंट एंथर, और एंथर, इसी एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट है, इसी एंथर के अंदर प्रेजेंट है हमारा बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स इसके अंदर में प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है बाबू, चलो तो ये आपने समझ लिया। अब आप समझते हैं पिस्टिल के बारे में, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। पिस्टिल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसी को बोलते हैं पिस्टिल, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, कार्पेल, कार्पेल या फिर पिस्टिल। तो इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है क्या, स्टिग्मा, एक होगा स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल, और तीसरा होता है क्या, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। तो ये जो अपर पोर्शन है, ये यहाँ पे जहाँ पे पॉलन ग्रेन लैंड करता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टिग्मा। ठीक है, और ये जो पतला सा जो ट्यूब है, इसे बोलते हैं स्टाइल, यह है स्टाइल। और ये जो नीचे में प्रेजेंट है, इसे हम क्या हमने बोला, यहाँ पे इसको मैंने बोलता है ओवरी। तो 3 स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ डिप्लॉयड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो मियोसिस से डिवाइड करते हैं ना। जो फीमेल गैमेट यहाँ पे एक बन रहा है, वो कैसे बनता है, यहाँ पे 3 टाइम्स डिवीजन होता है। ये आपको पूछा नहीं जाएगा बोर्ड में, ये आप स्लाइड में आएगा तो मैंने इसको बता दिया। तो यहाँ पे बेसिकली 2 पोलर न्यूक्लियर सेंटर में बनते हैं, और एक सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्या है, एक सेल है। देखो स्टिग्मा क्या करेगा, स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं, ये आपसे स्ट्रक्चर पूछा जाएगा। स्टिग्मा क्या करेगा, रिसीव करेगा पॉलन ग्रेन्स, है ना, ड्यूरिंग पॉलिनेशन। ये देखो स्टिग्मा है, यहाँ पे कौन आया, यहाँ पे आया, ये कौन है, ये है पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन को रिसीव करने का काम कौन कर रहा है, तो स्टिग्मा काम कर रहा है। ठीक है, और पॉलन ग्रेन क्या करेंगे, यहाँ पे स्टिकी नेचर की वजह से चिपक जाएंगे स्टिग्मा के ऊपर। अब स्टाइल क्या करेगा, एक स्टाइल जो है इलोंगेटेड ट्यूब है, जो जोड़ता है किसको, स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ने का काम करता है स्टाइल। तो यहाँ पे लिखा इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो कनेक्ट करता है स्टिग्मा को ओवरी से। ओवरी क्या है, सोलन पार्ट है ना, फूला हुआ पार्ट है किसका, पिस्टिल का, और इसी के अंदर प्रेजेंट होता है ओवरी, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ही हमारा प्रेजेंट होता है क्या, फीमेल गैमेट, जिसे हम बोलते हैं एग। और यही हमारा जो साइट है, जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ प्रेजेंट होता है, ओव्यूल के अंदर में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। देखो यहाँ पर रिप्रोडक्शन तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे हमारा जो पॉलन ग्रेन है, ये देखो पॉलन ग्रेन यहाँ पे आ गया है, कहाँ पे, स्टिग्मा के ऊपर। और यहाँ से फॉर्मेशन किसका हो रहा है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है। सीधा पॉलन ट्यूब ये कहाँ इंटर कर गया, ओव्यूल के अंदर में इंटर कर गया, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये हरा हरा जो तुम्हें दिख रहा है, ये क्या है, ये है ओव्यूल। तो ओव्यूल के अंदर में पॉलन ट्यूब एंट्री कर गया। पॉलन ट्यूब बना कहाँ से है, तो पॉलन ग्रेन से। बनाता कौन है, तो वेजिटेटिव सेल, है ना। जेनेटिव सेल क्या बनाते हैं, हमारे 2 मेल गैमेट्स बनाते हैं। तो यहाँ से मेल जम सेल क्या करेगा, यहाँ से मूवमेंट करेगा अंदर की तरफ, मेल जम सेल मूव करेगा। यहाँ पे मेल जम आया, और यहाँ पे जो एग सेल है, फीमेल एग सेल, फीमेल जम सेल है, उसे जाके क्या कर गया, फ्यूज कर गया, है ना। यहाँ पे जो मेल गैमेट है, जिसको हम क्या बोले, हम लोग पॉलन ग्रेन बोल रहे हैं। तो मेल गैमेट जो है वो फ्यूज कर रहा है किसके साथ, मेल गैमेट फ्यूज किया एग सेल के साथ। तो एक सेल के साथ फ्यूज करने के बाद क्या बन जाएगा हमारा, एक सेल के साथ फ्यूज करने के बाद बन जाएगा जाइगोट, है ना। ठीक है, डिप्लॉयड होगा जाइगोट। चलो तो यहाँ पे देखो वही बातें सारी लिखी हुई है। एंथर कंटेन्स पॉलन ग्रेन। एंथर क्या कंटेन करता है, पॉलन ग्रेन कंटेन करता है। पॉलन लैंड कहाँ करता है, स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है। और फिर एक ट्यूब ग्रो करता है आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब। मेल गैमेट ट्रैवल करता है किसके पास, ओव्यूल के थ्रू, ओव्यूल के पास ट्रैवल करता है किसके थ्रू, पॉलन ट्यूब, है ना। ये पॉलन ट्यूब ही यहाँ से मेल गैमेट को लेके कहाँ जाएगा, ओव्यूल के अंदर में लेके जाता है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट। देखो जाइगोट बन गया, और इसके अंदर मल्टीपल डिवीजन होता है। यानी कि वैसे कहने का मतलब क्या हो रहा है, माइटोसिस लगातार होते जा रहा है, और यहाँ पे ओव्यूल के अंदर में हमारा ओवरी का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। देखो ये है ओवरी, ये है ओव्यूल, ये है जाइगोट। तो ओवरी जब फर्टिलाइजेशन हो जाए तो ओवरी क्या बना लेता है, ओवरी बना लेता है फ्रूट। ओव्यूल क्या बना लेगा, ये आपका सीड बना लेता है ना। और जाइगोट जब डिवीजन करता है तो जाइगोट डिवीजन करते करते क्या बना लेगा, एम्ब्रियो बना लेगा, है ना। यही कहानी इधर लिख रखी है कि जाइगोट डिवाइड करता है बहुत सारा टाइम, सेवरल टाइम्स, और सेवरल टाइम डिवीजन की वजह से क्या बना लेगा, ये बना लेगा एम्ब्रियो। ओव्यूल डेवलप हो जाता है किसमें, सीड में। टफ कोट जो सख्त कोट होता है, हार्ड कोट होता है, उसको हम सीड बोलते हैं। और जो ओवरी है वो रिपन फ्रूट्स को बना देता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए पार्ट ऑफ सीड समझ लीजिए। पार्ट ऑफ सीड कहने का मतलब 2 पार्ट होते हैं सीड का। एक ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं प्लीम्यूल, इसे बोला जाता है प्लीम्यूल। प्लीम्यूल क्या बनाता है, प्लीम्यूल हमारा क्या बनाएगा, आपका शूट बनाता है, फ्यूचर शूट। और जो नीचे की तरफ है इसे हम बोलते हैं रेडिकल।
रेडिकल क्या बनाता है, रेडिकल हमारा फ्यूचर क्या बनाता है, फ्यूचर रूट बनाता है, यानी रूट बनाने का काम करता है हमारा, ठीक है। और ये इस सीड के अंदर में आपको दो कॉटिलिडन्स दिख रहे होंगे, एक कॉटिलिडन ये रहा और एक कॉटिलिडन यहाँ पे ये रहा। तो दो कॉटिलिडन सीड है, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये डाइकॉट सीड है, ये डाइकॉट सीड है, ठीक है। दो कॉटिलिडन दिख रहे हैं आपको। अब ये जब इसको फेवरेबल आपको कंडीशन दोगे, यानी कि जो इसको जितना इसको वाटर चाहिए, जितना इसको टेम्परेचर चाहिए, अगर आप उसको दे दोगे तो ये जर्मिनेट कर जाएगा सीड। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। जर्मिनेशन द प्रोसेस बाय विच सीड स्टार्ट टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, वो प्रोसेस जिससे एक सीड स्टार्ट करने लगता है, ग्रो करने लगता है, एक नया प्लांट का फॉर्मेशन करता है, वही क्या है, जर्मिनेशन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, ठीक है। और ये ट्रांसफर ऐसे नहीं होता है, पहले बहुत सारे एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन के लिए। तो कुछ एजेंट जैसे कि विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगा, कुछ एजेंट्स जैसे होंगे किससे पॉलिनेशन हो रहा है, विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। कुछ पॉलिनेशन किससे होता है, वाटर के थ्रू होता है, और कुछ पॉलिनेशन किससे होता है, एनिमल्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये कुछ एजेंट्स होते हैं जो पॉलिनेशन कराते हैं। अब विंड चलती है तो पोलन ग्रेन्स आपस में एंथर आपस में टकराते हैं, तो पोलन ग्रेन रप्चर के फटेंगे, पूरा विंड में आपके पोलन ग्रेन उड़ते हुए चले जाएंगे, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर को चले जाएंगे। जो प्लांट्स वाटर में रहते हैं तो वहीं पे वही बात है, अगर पोलन ग्रेन एंथर आपस में टकराएगा तो पोलन गिरेगा कहाँ पे, वाटर में, और वाटर जहाँ फ्लो करेगा तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाएगा। एनिमल्स में जैसे कि हनी बी वगैरह आएंगे तो फ्लावर पे बैठेंगे तो उनके पैरों में चिपक जाता है पोलन ग्रेन, क्योंकि पोलन ग्रेन का नेचर जो होता है स्टिकी होता है। तो ये हनी बी एक फ्लावर से जब दूसरे फ्लावर के ऊपर जाएगी तो वहाँ पे बेसिकली क्या होगा, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाएगा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर, ठीक है। तो पॉलिनेशन भी दो तरीके का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब एक ही फ्लावर के बेस, कहने का मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि एक ही फ्लावर के आपका जो स्टेमन है, एक ही फ्लावर के जो ऊपर जो आपका एंथर है, उसी से पोलन ग्रेन निकल के कहाँ आ जाए, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाए। एक ही फ्लावर है और मान को चलो इसको ओवरी है, यहाँ पे हमारा क्या है, एंथर है, तो यहाँ एंथर जब रप्चर हुआ तो पोलन ग्रेन उड़ के उसी के स्टिग्मा पे आ जाए, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर, वैसे फ्लावर जिसके पास दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, तो वहां पे कैसा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, यहाँ पे देखिए लिखा है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा आइदर ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। या तो देखो भाई, या तो एक ही फ्लावर होगा, मान लो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो इस पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे आपका स्टैमेन भी प्रेजेंट होगा और साथ में आपका पिस्टिल भी प्रेजेंट होगा, है ना। इस फ्लावर के ऊपर स्टेमन भी प्रेजेंट है, पिस्टिल भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन यहाँ से स्टेमन से निकलेगा और कहाँ पे आ जाएगा, पिस्टिल पे आ जाएगा। तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, सेम फ्लावर है। और अगर प्लांट हमारा देखो, एक ऐसे एक प्लांट है और एक फ्लावर यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे है कार्पेल, ये फीमेल फ्लावर है, मतलब पिस्टिल है कार्पेल, और यहाँ पे एक मेल फ्लावर जिससे बोल रहे हैं यहाँ पे, मान लो यहाँ पे स्टेमन है। तो एक ही फ्लावर पे भले फ्लावर कैसे है, यूनिसेक्सुअल है, ये इधर मेल अलग, ये क्या फीमेल फ्लावर है, ये क्या मेल फ्लावर है, लेकिन पोलन ग्रेन का ट्रांसफर यहाँ से भी यहाँ से इस फ्लावर से इस फ्लावर पे भी होता है। एक ही प्लांट के ऊपर अलग अलग फ्लावर हैं, लेकिन प्लांट तो सेम है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे भी सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। तो दो तरीके का होता है, या तो एंथर स्टिग्मा हो सेम फ्लावर का, या फिर अलग अलग फ्लावर का एंथर स्टिग्मा हो लेकिन प्लांट क्या हो, सेम हो, तो वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो डायग्राम में देख रखा है कि यहाँ से जो है, यहाँ से हमारा जो है पोलन ग्रेन निकला और यहाँ पे चला गया स्टिग्मा के ऊपर, ये तो सेम फ्लावर हो गया, यही वाली कहानी होगी, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आगे देखो भाई, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो अलग अलग होंगे, जिनका रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग होगा और प्लांट भी उनका अलग अलग होगा, सेम प्लांट पे नहीं होंगे। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। देखो ये अलग फ्लावर है, ये अलग प्लांट का फ्लावर, यहाँ पे अलग प्लांट का फ्लावर है। तो यहाँ पे देखो ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन का, यहाँ पे पोलन ग्रेन निकल के जा रहे हैं कहाँ पे, स्टिग्मा पे, है ना। तो क्रॉस पोलिनेशन यहाँ पे हो रहा है ना। तो बात करेंगे तो यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन, अगर आपसे पूछा जाए कि सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में वेरिएशन कहाँ ज़्यादा आएगा, तो वेरिएशन वहीं पे आएगा जहाँ पे प्लांट अलग अलग हो। प्लांट अलग अलग होंगे, जाहिर सी बात है ज़्यादा वेरिएशन होगा तो ज़्यादा यहाँ पे चांसेस होंगे कि यहाँ पे प्लांट सर्वाइव कर पाएंगे। जबकि सेल्फ पोलिनेशन में सेम फ्लावर के यहाँ पे आपके पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन कम देखने को मिलेगा, तो सर्वाइवलिटी का चांस यहाँ पे घट जाएगा। तो क्रॉस पोलिनेशन एक बेटर चीज़ होता है, यही बात यहाँ पे लिख रखा है, जरा देखो समझो यहाँ पे कि क्रॉस पोलिनेशन इज बेटर फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। क्रॉस पोलिनेशन क्या है, ज़्यादा बेटर है किसके लिए, सर्वाइवल के लिए, स्पीसीज के लिए, ठीक है। ये क्या करता है, क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, जीन की मिक्सिंग हो जाती है ना। अलग अलग प्लांट है तो उनका जीन का कंपोजिशन क्या अलग अलग है, तो जब आपस में आके फ्यूज करेंगे तो उनके जेनेटिक कंपोजिशन क्या होगा, मैच कर मतलब मिक्स हो जाएगा।
अलग अलग प्लांट के, जिसकी वजह से ज़्यादा वेरिएशन का क्रिएशन होगा, ज़्यादा वेरिएशन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से प्लांट को ज़्यादा मदद मिलेगा क्या, अडेप्टेशन करने में, और सर्वाइबिलिटी की चांस यहाँ पे क्या हो जाएगी, बेटर हो जाएगी चेंजिंग इन्वायरमेंट में, है ना। आगे देखो सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी या प्यूबर्टी। अब हम लोग आगे बेसिकली यहाँ पे प्लांट हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कंप्लीट हो गया और शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। हम लोग ह्यूमन के बारे में बात करते हैं। आपको सिर्फ सुनते हुए रहना है, सुनते हुए रहना, देखते हुए रहना, पढ़ते हुए रहना, आपका रिवीजन ऐसे होते रहेगा। देखो भाई, प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी वो टाइम होता है किसी की लाइफ में जब हमारा जब कोई भी बॉय या गर्ल हो जो सेक्सुअली क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। प्यूबर्टी वो एज है जब भी कोई बॉय या फिर कोई गर्ल क्या होता है, रिप्रोड्यूस करने की उसके अंदर कैपेसिटी आ जाती है ना, वो मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस दैट यूजुअली हैपेंस इन बिटवीन द एजेस ऑफ 10 to 14, 10 से 14 साल फीमेल्स के अंदर में, जबकि 12 से 16 साल बॉयज़ के अंदर में, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, प्यूबर्टी हिट करने के टाइम कुछ फिजिकल चेंजेस होती हैं जो कि अफेक्ट करते हैं बॉयज़ के और गर्ल्स के डिफरेंटली। जैसे कि क्या क्या चेंजेस होती हैं मेल्स के अंदर में, फीमेल्स के अंदर है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेल के अंदर में। तो मेल के अंदर में फेशियल हेयर ग्रोथ होगा, फेसेस चेहरे पे क्या आने लगेगा, हेयर का फॉर्मेशन होने लगेगा। दूसरा अंडर आर्म और प्यूबिक हेयर ग्रोथ होने लगेगा, ठीक है। वॉइस क्या हो जाएगा, डीप हो जाएगा, ठीक है, डीप वॉइस हो जाएगा। अगला क्या है, इन्लार्जमेंट हो जाएगा जेनिटल्स, यानी कि पेनिस का इन्लार्जमेंट हो जाएगा मेल्स के अंदर में जब प्यूबर्टी हिट करेगी, और यहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा मेल्स के अंदर में। फीमेल्स के अंदर में बात करेंगे तो इनके अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है प्यूबर्टी आने के टाइम। सेम अंडर आर्म और प्यूबिक हेयर का ग्रोथ होने लगेगा। इनके अंदर फैट का डिपोजिशन बढ़ जाता है हिप्स के और थाइस के अराउंड, क्योंकि अब चूंकि मैच्योर हो चुकी है तो चाइल्ड बर्थ भी लोग करेगी, तो जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा फैट का डिपोजिशन होता है उतना सही रहेगा यहाँ पे। और फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ये कुछ चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी में। आगे देखो, ऑल ऑफ दीज चेंजेस टेक्स प्लेस स्लोली। ये जो चेंजेस हो रही है लगातार मतलब स्लोली होती हैं, धीरे धीरे करके होती हैं, कंटिन्यूअस चेंजेस हैं, अचानक एक ही बार में नहीं होता है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स। दे डू नॉट हैपन ऑल एट सेम टाइम। ये सब एक किसी इंसान में तुरंत नहीं होता, ठीक है। ये स्लोली बहुत आराम से होते रहता है। कुछ पीपल में ये क्या होता है, समय से पहले भी हो जाता है, ज़्यादा जल्दी हो जाता है, जबकि ये किसी में बहुत स्लोली होता है, बहुत देर से होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ने जा रहे हैं हम, जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम के बारे में बात करेंगे तो स्क्रोटम हमारे बॉडी से बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्क्रोटम के अंदर रहता है टेस्टिस, और टेस्टिस को चाहिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है। तो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो उससे 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्क्रोटम के लिए, मतलब टेस्टिस के लिए। इसलिए स्क्रोटम जो है बाहर की तरफ होता है हमारे बॉडी से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है मेंटेन्स लो टेम्परेचर एज ऑफ कितना 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है टेस्टिस को। क्यों? स्पर्म को बनाने के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए, स्पर्म का फॉर्मेशन करने के लिए। इसलिए स्क्रोटम जो है बाहर रहता है, क्योंकि स्क्रोटम में ही टेस्टिस प्रेजेंट है। अगला क्या है, टेस्टिस। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्पर्म सेल्स का प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पे रेगुलेट किया जा रहा है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, और जो भी चेंजेस हो रही है टाइम ऑफ प्यूबर्टी, है ना। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट जो भी हो रहा है किसकी वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालता कौन है, प्रोड्यूस कौन करता है, तो टेस्टिस प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट पार्ट है क्या, नेक्स्ट पार्ट है वास डेफरेंस। वास डेफरेंस क्या करेगा, कैरी करेगा स्पर्म कहाँ से, यूरेथ्रा की तरफ ले जाएगा। कहाँ से ले जाएगा स्पर्म, टेस्टिस से। वास डेफरेंस क्या करता है, टेस्टिस से स्पर्म निकलेगा एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से स्पर्म कहाँ जाता है, वास डेफरेंस से कहाँ जाएगा, यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर। नेक्स्ट क्या है, यूरेथ्रा के बारे में बात करेंगे तो ये क्या है, कॉमन पाथवे होता है, कॉमन पैसेज होता है किसके लिए, सीमेन के लिए, स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए, है ना। मेल के अंदर में क्या एक सिंगल पाथवे है जिसके थ्रू यूरिन और स्पर्म का क्या होता है भाई, एक तरह से बाहर निकलते हैं बॉडी से, है ना। कॉमन पैसेज है, कॉमन पाथवे है। नेक्स्ट कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे अंदर, जरा इसको ध्यान रखो। सेमिनल वेसिकल्स होता है एक ग्लैंड, और दूसरा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या करेंगे, कुछ ना कुछ सिक्रीशन को ऐड करते हैं, ठीक है। ये स्पर्म के अंदर में फ्लूइड का एडिशन करते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाएगा, ईजियर हो जाएगा, आसानी से स्पर्म जो है ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे फीमेल ट्रैक्ट के अंदर, वजाने के अंदर में। ये क्या करेंगे, नरिशमेंट या फिर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देंगे स्पर्म के अंदर, स्पर्म के अंदर न्यूट्रिशन का ऐड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्या है, पेनिस। पेनिस क्या है, हमारा कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है। पेनिस क्या करता है, डिपोजिशन करेगा स्पर्म का किसके अंदर में, वेजाइना में। डिपोजिशन ऑफ स्पर्म इनटू वेजाइना ड्यूरिंग इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म या फिर ट्रांसफर ऑफ मेल गामेट इनटू
फीमेल ट्रैक्ट जिसको क्या बोलते हैं, वेजाइना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है, जरा देखो भाई। स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, इधर जरा देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। देखो सबसे पहले बात करेंगे अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, ये हमारा ये जो टेस्टिस है किसके अंदर प्रेजेंट होगा, ये टेस्टिस जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगा यूरेथ्रा के अंदर। तो टेस्टिस से स्पर्म निकलेगा कहाँ आएगा, एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस से स्पर्म फिर कहाँ चल जाएगा, आपका चला जाएगा वास डिफरेंस है, डक्स, इसको बोलते हैं डक्टस डिफरेंस, अब लिखा है वास डिफरेंस में चल जाएगा। वास डिफरेंस से अब कहाँ आएगा, यहाँ पे यूरेथ्रा में। वास डिफरेंस से फिर कहाँ आएगा, यूरेथ्रा में। और यहीं पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कौन कौन से ग्लैंड्स, जैसे कि सेमिनल वेसिकल है जो नरिशमेंट को कुछ ऐड करेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड है, और ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आपको नहीं पढ़ना, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आपको नहीं पढ़ना, आपको ये 12th में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सिक्रीशन को यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, कुछ वैसे डायग्राम यहाँ पे दे रखा है। चलो ये रहा पेनिस, ये पेनिस है, और इसके ऊपर जो कवरिंग है इसको हम बोलते हैं ग्लैंड, जो रेड एरिया होता है उसको बोलते हैं हम लोग ग्लैंड्स पेनिस। देखो जब भी स्पर्म निकलता है तो जो भी सिक्रीशन स्पर्म के थ्रू, देखो जब भी इजैकुलेशन होता है स्पर्म का, इजैकुलेशन का मतलब स्पर्म जब बाहर आती है ह्यूमन बॉडी से, तो वहाँ पे सिंपली उसमें स्पर्म नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पे कुछ यहाँ पे जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जैसे कि प्रोस्टेट और सेमिनल ग्लैंड्स, यहाँ पे कुछ ना कुछ अपना सिक्रीशन को यहाँ पे ऐड करते रहते हैं स्पर्म में। तो जो भी सिक्रीशन यहाँ ऐड हो जाती है, और स्पर्म उस सिक्रीशन को और स्पर्म को मिला के हम लोग क्या बोलने लगते हैं, इसको बोलने लगते हैं सीमेन। इसको बोलने लग जाते हैं हम लोग सीमेन बोलने लग जाते हैं। ठीक है, तो सीमेन क्या है, सीमेन इज दी व्हाइटिश फ्लूइड है। सीमेन क्या है, एक व्हाइटिश फ्लूइड है। सीमेन जो है व्हाइटिश फ्लूइड है, जो जिसके अंदर क्या रहता है, स्पर्म सेल्स रहते हैं और कुछ नरिशिंग रहते हैं, जो नरिशिंग प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल से बन रहा है। प्रोटेक्टिव फ्लूइड होते हैं प्रोड्यूस बाय ग्लैंड्स, जैसे कि सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, अभी आपको बताया था। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट अब आ गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला पार्ट इसमें समझते हैं हम लोग किसके बारे में, ओवरी के बारे में। ओवरी क्या होता है भाई, ओवरी है साइट है किसके लिए, ओवम के लिए, एक सेल के डेवलपमेंट के जो है, जो साइट हम बोलते हैं किसको बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। यहाँ पे हर एक मंथली बेसिस पे एक जो इमेच्योर एग है या फिर ओवम है या ओवा है, वहाँ पे क्या होता है, मैच्योर होता है, और हर मंथली बेसिस पे एक ओवरी से एक एग क्या होता है, बाहर आता है फैलोपियन ट्यूब में। कंटेन्स 1000 ऑफ इमेच्योर एग्स, बहुत सारे यहाँ पे इमेच्योर एग्स हैं जो कि कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, है ना, प्यूबर्टी हिट करते हैं। 1 एग रिलीज एवरी मंथ बाय द ओवरी, एक ओवरी से एक जो होता है रिलीज होता है। ठीक है, अल्टरनेट मैनर में, कभी लेफ्ट ओवरी से होगा तो फिर राइट ओवरी से, फिर लेफ्ट से या राइट से। नेक्स्ट क्या है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के बारे में बात करें तो फैलोपियन ट्यूब क्या, ओविडक्ट है ना, ये क्या करता है, कैरी करता है ओवम फ्रॉम द ओवरी टू द यूटेरस। फैलोपियन ट्यूब है, जरा देखो भाई, ये रहा ओवरी, और ये जो स्ट्रक्चर ये क्या, यही हमारा है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या करेगा, यहाँ से जो भी ओवरी आएगा उसको कैच करके कहाँ पे ले आएगा, इसको लेकर यहाँ पे आएगा फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे। ठीक है, और यहीं पे हमारी होती है फर्टिलाइजेशन। जरा देखो भाई, और यही फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, साइट होता है फर्टिलाइजेशन का। आपसे पूछा जाएगा बताइए क्या है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो आप बोलोगे किसको, आप बोलोगे फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्या है, यूटेरस या फिर वुम्ब जिसको बोलते हैं। यूटेरस क्या है, इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो हमारा एम्ब्रियो और फीटस क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। और साथ में ये जो यूटेरस है किसमें इन्वॉल्व होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, यानी कि हर महीने जो मेंसेस होता है, पीरियड्स आते हैं, तो यूटेरस के अंदर में एक लेयर होता है इंडोमेट्रियम, वही शेड करता है, टूटता है, बाहर आता है ना। नेक्स्ट क्या है, सर्विक्स। नेक्स्ट पोर्शन जो है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, सर्विक्स है। देखो यहाँ पे सर्विक्स सेपरेट करता है वेजाइना को, इससे यूटेरस है। सर्विक्स क्या कर रहा है यहाँ पे, सर्विक्स देखो यहाँ पे, सर्विक्स जो है वो वेजाइना को किससे सेपरेट कर रहा है, ये पूरा का पूरा जो यूटेरस है उससे सेपरेट कर रहा है वेजाइना को। ठीक है, डायलेट करता है कब, जब चाइल्ड बर्थ होता है, अलाउइंग द फीटस टू लीव द यूटेरस। जब भी यहाँ से बच्चा बाहर आता है, जो भी पार्चुलेशन होता है, डिलीवरी होती है, तो ये जो सर्विक्स क्या करता है, ये डायलेट करेगा ना, डायलेट्स ड्यूरिंग डिलीवरी, जब भी होगा बच्चे का, वहाँ पे ये लोग ये डायलेट करते हैं, कौन, सर्विक्स, है ना। नेक्स्ट क्या है, वेजाइना। वेजाइना क्या होता है, वेजाइना बेसिकली एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है ना, और ये प्रोवाइड करता है पैसेज किसके लिए, स्पर्म के लिए और मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए। फंक्शन कैसे करता है, बर्थ कैनाल के थ्रू, है ना। यहाँ पे बर्थ कैनाल इसको बोलते हैं, वेजाइना क्या बोला जाता है, बर्थ कैनाल बोला जाता है, उसकी तरह ही काम करता है, यानी यहीं से बर्थ होता है बच्चों का। तो यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा, अभी जो भी स्ट्रक्चर पढ़ा है यहाँ पे इस डायग्राम में देख लो भाई एक बार फिर से। ये रहा ओवरी, ये रहा हमारा ओवरी, ओवरी से हमारा ओवम निकलेगा, कहाँ पे आएगा, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब क्या है हमारा, फैलोपियन ट्यूब हमारा जो है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है,
यहाँ पे फिर आगे यूटेरस। यूटेरस के 3 लेयर होती है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ठीक है, और पेरीमेट्रियम। बेसिकली हमारा जो मंथली बेसिस पे जो शेड होता है वो क्या शेड होता है, यही हमारा इंडोमेट्रियम ऐसे बनता है हर महीने। हर महीने ऐसे इंडोमेट्रियम बनेगा और फिर यही हमारा इंडोमेट्रियम कुछ समय बाद जब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये शेड होता है, टूटता है, यही टूटेगा तो यही ड्रॉपलेट्स ब्लड के थ्रू ये इंडोमेट्रियम बाहर की तरफ आता है, ठीक है। नीचे की तरफ सर्विक्स है और है वजाइना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन जो है कब होता है, तो फर्टिलाइजेशन पहले होता कहाँ पे, तो होता है फैलोपियन ट्यूब में। तो जो स्पर्म जो होगा पहुंचेगा कहाँ पे, ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब में। जब जैसे ही पहुंचेगा ये फ्यूज हो जाएगा ओवम से या एक सेल से, जिसकी वजह से यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का। जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन होगा अब उसका क्या होगा, उसका होने लगेगा डिवीजन। जाइगोट का फॉर्मेशन के जस्ट बाद होने लगता है उसका क्या, डिवीजन, यानी कि उसके अंदर माइटोसिस चलने लगता है। जाइगोट जो है रिपीटेडली डिवाइड करता है और बॉल ऑफ सेल बना लेता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ब्लास्टोमियर, जो आपको क्लास में पढ़ना भी नहीं पढ़ना। फिर जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो जैसे जाइगोट बन जाएगा वो जाके क्या करेगा, वो अब जाके इम्प्लांट होगा कहाँ पे, इंडोमेट्रियम है, जो इंडोमेट्रियम बेड है। तो balls of cells travel down to the uterus and gets implanted in the lining of uterus। कौन सा यूटेरस की लाइनिंग पे, इंडोमेट्रियम है, जिसकी वजह से यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और यही फिर 9 मंथ का साइकिल का चलता है और यहाँ पे हमारा जो डेवलप करते रहता है लगातार वो एम्ब्रियो और फीटस हमारा लास्ट में बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मूवमेंट देखो भाई, ये मान लो यहाँ पे फैलोपियन, ये स्पर्म आए, यहाँ पे इसका क्या होगा फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पे लगातार डिवीजन स्टार्ट हो गया। एक सेल से 2 सेल बना, यहाँ पे एक सेल से बना 2 सेल, 2 सेल से वो कितना बना 4 सेल, 4 सेल से यहाँ पे बन जाता है लगभग 8 सेल, 8 सेल से यहाँ पे क्या बन जाएगा 16 सेल, ऐसे कर करके। और यहाँ पे ये जो लाइनिंग है इंडोमेट्रियम, यहीं पे आगे क्या कर जाएगा, यहाँ पे हो रहा है इसका इम्प्लांटेशन हो जा रहा है, इम्प्लांट कर जा रहा है, इम्प्लांटेशन हो रहा है, ठीक है। समझिए इस बात को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, गैमेट्स के बारे में बात करेंगे। तो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है। तो मेल गैमेट्स जो होता है उसको बोलते हैं स्पर्म, और फीमेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, एग या फिर बोलते हैं ओवम। जो मेल गैमेट होते हैं साइज में कैसे होते हैं स्मॉल होते हैं, जबकि फीमेल कैसी होती है, लार्जेस्ट सेल होती है। मेल गैमेट कैसे होता है, मोटाइल होता है, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, इसके पास प्रेजेंट होता है फ्लैजेला, ठीक है। ये इंटर करेगा वजाइना में सर्विक्स के थ्रू, यूटेरस के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में जाता है। जबकि एक जो ऐसा कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। ये स्पर्म के बारे में बात करेंगे तो ये लोग फूड को स्टोर नहीं करते हैं, जबकि ओवम या फिर एग को फूड को स्टोर करते हैं, क्योंकि जो सेल लगातार डिवाइड करेंगे उनको एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, तो उसके अंदर जब भी डिवीजन होगा तो वो फूड यहीं से ये लोग लेंगे। ये स्पर्म जो कहाँ प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस में, जबकि जो फीमेल गैमेट्स जो है वह कहाँ प्रोड्यूस होंगे, ओवरीज में, है ना। स्पर्म जो होते हैं वो लार्ज नंबर में बनते हैं, जबकि ओवरीज में एक बार में एक ही ओवरी रिलीज होता है हर महीने, पर मंथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्लेसेंटा क्या होता है भाई। प्लेसेंटा एक डिस्क लाइक शेप टिश्यू होता है जो कि डेवलप होता है यूटेरस के अंदर में, है ना। यह है प्लेसेंटा। जब भी प्रेगनेंसी होती है तो बच्चा किसके अंदर ग्रो करता है, प्लेसेंटा के अंदर ही ग्रो करता है। प्लेसेंटा जो है अटैच होता है यूटेरस लाइनिंग से, है ना, और कनेक्टेड रहता है किससे, अम्बिलिकल कॉर्ड से। मदर के अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा कनेक्टेड रहता है और यूटेरस की लाइनिंग पे अटैच रहता है। प्लेसेंटा के पास प्रेजेंट होता है विलाई, और विलाई का सिर्फ यही काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे, किस लिए, एक्सचेंज होते रहे, ताकि किसका सब्सटेंसेस का, जैसे कि कोई भी ऑक्सीजन वगैरह हो, डिजोल्व ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, फूड वगैरह, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, मदर से जब भी कहाँ जाएगा, बच्चे में जाएगा, तो किसके थ्रू जाएगा, प्लेसेंटा के थ्रू ही जाएगा, ठीक है। और जो भी वेस्ट मटेरियल जो बच्चा प्रोड्यूस करता है वो भी प्लेसेंटा के थ्रू ही, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही मदर में चला जाता है। तो यही बात है, प्लेसेंटा क्या क्या मदद करता है, आपसे कुछ नहीं पूछा जाता है, बोलोगे एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू दी डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो मैंने अभी आपको बताया। और जो भी वेस्ट प्रोड्यूस करेगा एम्ब्रियो वो किसके थ्रू पास होगा, मदर के थ्रू, मदर के पास चल जाएगा किसके थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, है ना। ये रास्ता देखो, सर्विक्स है, ये फीटस जहाँ बच्चा डेवलप हो रहा है, ये यूटेरस के इंडोमेट्रियम लाइनिंग है, ये है प्लेसेंटा, है ना। और ये जो तुम्हें दिख रहा है ये बेसिकली क्या है, ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, ये रहा अम्बिलिकल कॉर्ड, ये देखो ये रहा अम्बिलिकल कॉर्ड, ये है प्लेसेंटा और ये है बच्चा फीटस। और क्या मेंस्ट्रुएशन क्या है, मंथली प्रोसेस होता है जिसकी वजह से यूटेरस जो है हर महीने अपनी लाइनिंग को शेड करता है। कौन सी लाइनिंग, इंडोमेट्रियम की लाइनिंग, है ना। ये फीमेल्स के अंदर में होता है यूजुअली हमेशा 28 से 30 डेज, माने 28 to 30 डेज के बाद में आपका हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। ओवरी रिलीज करती है एक हर महीने, और यूटेरस जो है प्रिपेयर करता है खुद को किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, ताकि जो फर्टिलाइज एग है उसको रिसीव करने के लिए हर महीने अपने आप को यूटेरस प्रिपेयर करता है, ठीक है। दस इट्स लाइनिंग बिकम थिक, जिसकी वजह से यूटेरस यानी कि इंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है, जो कि नरिश, और फिर वो फर्दर नरिशमेंट, अगर इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो फर्दर नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी एम्ब्रियो को।
और अगर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग अगर नहीं होता है तो ये जो थिक लाइनिंग है यूटेरस की ब्रेक हो जाती है, ब्लीड करने लगती है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं मेंसेस फेज यानी कि ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो गर्ल चाइल्ड में बात करेंगे तो कुछ समय बाद यानी कि लगभग 10 से लेकर 14 वर्ष में आ जाता है क्या मीनार का आता है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन की स्टार्ट हो जाती है, और लगभग 45 टू 50 ईयर्स पे क्या आ जाता है उनका मीनोपॉज आ जाता है। ओल्ड एज, जब आपका एक तरह से ओल्ड एज आने से पहले इनका मीनोपॉज हो जाता है फीमेल्स के अंदर। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जैसे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचना हो, तो उसको कई सारे तरीके होते हैं जिसके बारे में समझना है। पहला जरा समझो, फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर। बैरियर का मतलब बैरियर का यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो। अनवांटेड हमको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो हम लोग फिजिकल या फिर मैकेनिकल बैरियर का यूज करेंगे। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है यूनियन ऑफ स्पर्म टू ओवम। ये स्पर्म को ओवम से या फिर एग से फर्टिलाइजेशन करने से रोकता है, यूनियन करने से रोकता है ना, फर्टिलाइज करने से रोकता है। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोले तो गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स वगैरह, HIV एड्स वगैरह, वाट्स वगैरह से हमको क्या करता है, प्रिवेंट करता है फिजिकल बैरियर। एग्जांपल में क्या हो गया, कॉन्डम्स, चाहे वो मेल कॉन्डम्स हो या फिर फीमेल कॉन्डम्स हो। साइड इफेक्ट बस इसका ये होता है कि जो भी कॉन्डम्स का जो लेटेक्स होता है वो कभी कभी ईचिंग करता है, पेनिस के अराउंड या फिर वेजाइनल ट्रैक्ट के अराउंड ईचिंग करता है। ठीक है, यहाँ पर लेटेक्स एलर्जी कभी कभी हो जाता है, वेजाइनल या फिर पिलाई इरिटेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, हार्मोनल बैरियर, यानी कि हार्मोन्स को हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को लेते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या कर सकते हैं, हमारे हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता। ये लोग क्या करेंगे, ओव्यूलेशन वगैरह नहीं होने देते हैं। ठीक है, ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, रिलीज ऑफ एग इनटू फैलोपियन ट्यूब। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, रिलीज ऑफ एग इन फैलोपियन ट्यूब। तो जो हर महीने जो भी एग होता है ओवरी से बाहर आता है, तो उसको ये रोकने का काम करेगा कौन, हार्मोनल बैरियर। ठीक है, तो ये बेसिकली ओरली लिया जाता है हर 7 दिन पे, डिपेंड करता है किस तरह का मेडिसिन है। इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, इसको लेने के बाद मान कर चलिए फीमेल्स के अंदर में हेडेक होने लगता है और उनका जो पीरियड साइकिल होता है इरेगुलर हो जाता है। नेक्स्ट है IUCD, जिसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, जो यूटेरस के अंदर में लगाया जाता है। जैसे कि हमारा हो गया कॉपर टी वगैरह हो गया, जहाँ पे देखो IUCD का मतलब क्या है, इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। जैसे कि कॉपर टी को हम लोग लगाते हैं कहाँ पे, यूटेरस के अंदर में, और हर 4 साल के बाद उसको चेंज किया जाता है। हालांकि ये प्रेगनेंसी से बचा देता है, कैसे, क्योंकि कॉपर टी क्या है, आयन का सिक्रीशन करेगा, और आयन क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं। जो स्पर्म जो मोटाइल है, मोटाइल क्यों है, क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट है, फ्लैजेला। तो स्पर्म की मोटिलिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब स्पर्म की मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो ये फैलोपियन ट्यूब के पास नहीं पहुंच पाएगा, और अगर ये फैलोपियन ट्यूब के पास नहीं पहुंच पाया तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच जाएंगे। तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि इरिटेशन करेगा, है ना, जहाँ भी यूटेरस वगैरह में कॉपर टी लगता है वो इरिटेशन या फिर ईचिंग वगैरह करने लगेगा। इसकी वजह से जो पीरियड साइकिल है वो इरेगुलर हो जाती हैं। ठीक है, और वेजिनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है, वाइट सिक्रीशन बढ़ जाता है फीमेल्स वेजिनल ट्रैक्ट के अंदर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सर्जिकल बैरियर। सर्जिकल बैरियर 2 तरीके से होता है, एक होता है वेसेक्टोमी, एक होता है टिबेक्टोमी। वेसेक्टोमी में क्या करते हो, आप वासा डिफरेंस को काट देते हो। किसके, मेल के वासा डिफरेंस को आप काट दोगे। ये एक परमानेंट मेथड है, ये रिवर्सिबल नहीं है। अगर आपने एक बार काट दिया तो दोबारा आप इसको रीग्रोथ नहीं करा सकते। ठीक है, जो ये करवाते हैं वही लोग हैं जिनके पास 2-3 बच्चे हो चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, वेसेक्टोमी, वासा डिफरेंस को काट दो। किसके वासेक्टोमी को, मेल के अंदर में वासेक्टोमी करते हैं हम लोग, है ना। दूसरा क्या है, दूसरा है ट्यूबेक्टोमी, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसको काट देंगे। काटने के बाद ब्लॉकेज हो जाएगा, तो जो एग है वो फैलोपियन ट्यूब से बाहर नहीं आ पाएगा, है ना, और जो स्पर्म है वो बाहर नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट क्या है, इसके भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, वीकनेस वगैरह, नॉजिया वगैरह हो सकता है। ठीक है, और सबसे बड़ी साइड इफेक्ट है कि ये इरिवर्सिबल होता है, आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। जबकि इंट्रा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ओरल पिल्स और फिजिकल बैरियर या फिर केमिकल बैरियर क्या होते हैं, ये सारे के सारे रिवर्सिबल होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो खत्म होता है ये चैप्टर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो ये 1 शॉट है वो पसंद आया होगा रिप्रोडक्शन का। धीरे धीरे करके सारे 1 शॉट्स आपको मिल चुके हैं। आप लगातार बार बार इस वीडियोस को देखते रहिए और आपके बोर्ड्स के एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये वीडियो। इस चैप्टर का जो है PYQ सीरीज लेकर आऊँगा मैं कुछ दिनों के बाद। लगातार जो भी आगे फर्दर चैप्टर PYQ सीरीज आपको मिलेगा, देखते रहिए और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, उनका भी भला हो। तो अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं।